बड़े भाई इमरान और बहन सना के साथ कार से मुंबई से गुजरात के कालापाड़ा गांव जा रहा था। हमारे मामू की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और हमें जल्दी से उनके पास पहुंचना था। रास्ता लंबा था और हम रात के करीब 11 बजे निकले थे। कार का माहौल सामान्य था। इमरान भाई गाड़ी चला रहे थे, मैं बगल की सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था और सना पीछे की सीट पर फोन पर अपने दोस्तों से बात कर रही थी। ठंडी हवा के थपेड़े कार की खिड़की से अंदर आ रहे थे और सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम थी। जैसे ही हम शहर से बाहर निकले और हाईवे पर पहुंचे, माहौल बदलने लगा। घना कोहरा चारों ओर फैल चुका था और सड़क पर लाइटें धुंधली दिखाई दे रही थीं। इमरान भाई ने रेडियो चालू कर दिया, लेकिन हर चैनल पर अजीब सी खड़खड़ाहट आ रही थी। उन्होंने रेडियो बंद कर दिया और हल्के से हंसकर बोले, शायद सिग्नल की दिक्कत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सना ने अचानक पूछा, भाई ये रास्ता तो पहले कभी नहीं देखा, क्या हम सही जा रहे हैं? इमरान ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जीपीएस देख लिया है, रास्ता सही है, बस 2 घंटे का सफर और है। लेकिन मुझे भी लगने लगा था कि कुछ तो ठीक नहीं है। करीब आधे घंटे बाद सना ने दोबारा कहा, भाई ये रास्ता ज्यादा सुनसान क्यों है? यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा। तभी अचानक हमारी कार के सामने एक औरत की परछाई दिखाई दी। इमरान ने तेजी से ब्रेक मारी और हम सबका दिल धड़कने लगा। कौन थी वो? मैंने घबराकर पूछा। इमरान ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, शायद कोई राहगीर होगा, पर इस वक्त यहां कोई कैसे हो सकता है? सना ने धीरे से कहा, भाई मुझे डर लग रहा है। इमरान ने कार फिर से स्टार्ट की और हम आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर हमें वही परछाई दोबारा दिखाई दी। इस बार वह और भी करीब थी, जैसे हमारी कार का पीछा कर रही हो। इमरान ने तेजी से गाड़ी दौड़ाई, लेकिन वह परछाई लगातार हमारे साथ थी। आखिरकार मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। वो कोई इंसान नहीं था, उसके पैर उलटे थे। मैंने सन्ना की तरफ देखा और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। इमरान के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। यह सफर अब केवल एक मामूली यात्रा नहीं रह गया था, यह हमारे जीवन की सबसे भयावह रात बनने वाली थी। घड़ी रात के 1 बजे का समय दिखा रही थी। हमारी कार अब भी सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। सन्ना के हाथ ठंड से और डर से कांप रहे थे। उसने डरते हुए पूछा, भाई कहीं ये रास्ता गलत तो नहीं? इमरान ने जवाब दिया, बस थोड़ा और, कालापाड़ा पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन उनकी आवाज में भी घबराहट साफ झलक रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दोनों ओर गहरे जंगल का अंधेरा फैला हुआ था। बीच बीच में हमें कुछ आवाजें सुनाई देती, जैसे किसी के कदमों की आहट या झाड़ियों का सरसराना। लेकिन जब भी हम रुकते, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता। जैसे ही हमने एक मोड़ लिया, कार अचानक झटके के साथ रुक गई। इमरान ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने सिर्फ अजीब आवाज की और बंद हो गया। मैंने गाड़ी से बाहर निकलकर देखा, टायर एक छोटे गड्ढे में फंसा हुआ था। इमरान और मैंने मिलकर टायर को निकालने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और ठंड ने हमें परेशान कर रखा था। तभी सना ने गाड़ी के अंदर से चिल्लाते हुए कहा, भाई जल्दी करो, कोई हमारी तरफ आ रहा है। मैंने मुड़कर देखा। दूर सड़क पर एक औरत खड़ी थी, जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ना शुरू किया। इमरान जल्दी करो, मैंने घबराकर कहा। इमरान ने जैसे तैसे टायर बाहर निकाला और गाड़ी स्टार्ट की। हम तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकले, लेकिन वह औरत अब भी हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी। सना रोने लगी, ये क्या हो रहा है? हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि हम किसी भंवर में फंसे हैं? इमरान ने घबराते हुए कहा, चुप रहो सना, मैं कुछ सोच रहा हूं। कुछ देर बाद हम एक छोटी दुकान के पास पहुंचे, जो लगभग बंद हो चुकी थी। इमरान ने गाड़ी रोकी और एक बूढ़े दुकानदार से मदद मांगी। भाई साहब, ये कालापाड़ा का रास्ता सही है ना? दुकानदार ने हमारी तरफ घूरते हुए कहा, तुम लोग कालापाड़ा जा रहे हो इस वक्त? उसकी आवाज में एक अजीब सी चिंता थी। हाँ, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? इमरान ने पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर झुकाकर कहा, इस रास्ते पर कई साल पहले एक हादसा हुआ था। एक परिवार की गाड़ी खाई में गिर गई थी। उनकी आत्माएं अब भी इस सड़क पर भटकती हैं। सना ने घबराकर मेरी तरफ देखा और मैंने देखा कि उसके होंठ कांप रहे थे। यह सब बकवास है, इमरान ने कहा, हम बस कालापाड़ा जा रहे हैं। बूढ़े आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम सही रास्ते पर हो? हमने बिना कुछ और सुने गाड़ी चालू की और वहां से निकल गए। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा शक था।
क्या हम सच में सही रास्ते पर थे या हम उसी हादसे वाले परिवार की कहानी का हिस्सा बनने जा रहे थे? रात का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया था। सना ने धीरे से कहा, भाई वो औरत फिर से दिख रही है। मैंने शीशे में देखा, पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन इस बार उसकी चाल और तेज थी, जैसे वो हमें रोकना चाहती हो। अब हमारी सांसें तेज हो चुकी थीं। चारों ओर फैला अंधेरा और डर हम सबको अपनी गिरफ्त में ले चुका था। हमारी गाड़ी अब पूरी रफ्तार से भाग रही थी। इमरान भाई के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उनके हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए थे। सना ने रोते हुए मेरी बांह पकड़ ली। अजहर, ये सब क्या हो रहा है? हम क्यों नहीं बच पा रहे? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, कुछ नहीं होगा सना, हम जल्दी ही इस रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मेरे अपने शब्द मुझे झूठे लग रहे थे। पीछे की सीट से सना की घबराई हुई सिसकियां और आगे से इंजन की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रात का सन्नाटा और गहराता गया। सड़क अब पहले से भी सुनसान और अजीब लगने लगी थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमें दाईं तरफ एक टूटा फूटा ढाबा दिखाई दिया। उसकी बत्ती जल रही थी। इमरान ने गाड़ी रोक दी और कहा, हमें यहाँ कुछ देर रुककर सोचना चाहिए। ढाबे के अंदर केवल एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो चाय बना रहा था। उसने हमारी तरफ देखा और फिर चाय के भगोने में ध्यान लगा लिया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने धीरे से इमरान से कहा, भाई मुझे यहां ठीक नहीं लग रहा, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन इमरान ने ठहरने का फैसला किया। हमने ढाबे के किनारे गाड़ी खड़ी की और चाय के लिए बैठ गए। बूढ़े आदमी ने पूछा, इतनी रात को कहां जा रहे हो? इमरान ने कहा, कालापाड़ा, मामू की तबीयत खराब है। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इस रास्ते पर बहुत कम लोग रात को निकलते हैं, खासकर कालापाड़ा जाने वाले। उसकी बातों ने सन्ना को और ज्यादा डरा दिया। उसने धीरे से मुझसे कहा, अजहर, ये सब बहुत अजीब है, हम क्यों नहीं वापस लौट जाते? मैं भी यही चाहता था, लेकिन इमरान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने चाय खत्म की और हम वापस गाड़ी में बैठ गए। ढाबे से निकलते ही माहौल और अजीब लगने लगा। घड़ी अब रात के 2 बजा रही थी। तभी गाड़ी का शीशा अचानक ठक ठक की आवाज के साथ हिला। हमने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह क्या था? सना ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरे शब्द मेरे गले में ही अटक गए। इमरान ने कहा, तुम लोग शांत रहो, हम बस कालापाड़ा पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमारी गाड़ी अचानक रुक गई। इंजन बंद हो गया और गाड़ी किसी तरह की हरकत नहीं कर रही थी। इमरान ने गुस्से में कहा, अब क्या मुसीबत है? उसने गाड़ी से बाहर निकलकर देखा, लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी सड़क के किनारे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी खौफनाक कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। सना ने मुझसे कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है? क्या कोई बच्चा मदद के लिए बुला रहा है? इमरान ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिख रहा था। उसने वापस गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अचानक उसी बच्चे की आवाज और करीब आ गई। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ क्यों रुक गए? सना ने कहा। इमरान ने गुस्से और डर के मिश्रण में कहा, चुप रहो, मैं कुछ करता हूं। तभी हमें सड़क के बीचों बीच एक परछाई दिखाई दी। ये वही औरत थी, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। हम सब जैसे जम से गए। वह औरत गाड़ी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द का अजीब मिश्रण था। उसका बच्चा चुपचाप उसकी तरफ से लिपटा हुआ था। इस बार हम समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक दुर्घटना का मामला नहीं है। हमें किसी ऐसी चीज ने जकड़ लिया है जिससे भागना अब संभव नहीं था। घड़ी रात के 2:30 पर थी। हमारी गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी थी और इंजन ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। ठंड और डर दोनों ने हमें जकड़ लिया था। सामने वही औरत और बच्चा खड़े थे। उनके कदम धीमे लेकिन लगातार हमारी तरफ बढ़ रहे थे। इमरान ने अचानक गुस्से और डर के मिश्रण में चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सना पीछे की सीट पर सिमट कर रोने लगी। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। सना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। सामने खड़ी परछाइयों के चेहरे अब साफ दिखने लगे। औरत की आंखें गहरी काली थीं और उसके होंठ जैसे दर्द में फंसे हों। बच्चा उसके पैरों से लिपटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें भी सामान्य नहीं थीं। ऐसा लग रहा था कि वे हमें देख नहीं रहे, बल्कि हमारे अंदर झांक रहे थे। इमरान ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया
और फिर कुछ कहने ही वाला था कि औरत ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हमारी कानों में गूंजने लगी। वह चीख एक सामान्य आवाज नहीं थी, बल्कि उसमें दर्द, गुस्सा और नफरत का अजीब सा मिश्रण था। हम सब बुरी तरह डर चुके थे। इमरान ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने आवाज की, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। अल्लाह के नाम पर छोड़ दो हमें, इमरान ने बुदबुदाते हुए कहा। तभी सना ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई वो बच्चा अब गाड़ी के पास आ रहा है। मैंने शीशे से बाहर देखा और वह बच्चा सचमुच हमारी गाड़ी के पास आ चुका था। उसने गाड़ी के बोनट पर अपने छोटे छोटे हाथ रख दिए। इमरान, हमें कुछ करना होगा, हमें यहां से निकलना होगा, मैंने चिल्लाकर कहा। लेकिन इमरान कुछ बोलने के बजाय चुपचाप गाड़ी का हैंडल पकड़े बैठा रहा। सना का रोना अब और तेज हो चुका था। रास्ते का माहौल अब और भी खौफनाक हो गया था। घने पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी, जो गाड़ी की खिड़कियों से टकराकर अजीब आवाजें पैदा कर रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज और कुत्तों के भौंकने की ध्वनि माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी बच्चा अचानक गायब हो गया। वह कहां गया, किसी को समझ नहीं आया। क्या ये सब हमारी आंखों का धोखा है, मैंने खुद से पूछा। लेकिन औरत अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी इमरान की तरफ देख रही थी। भाई, हम मर जाएंगे, हमें वापस चलना चाहिए, सना ने कांपते हुए कहा। इमरान ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, चुप रहो, हम कुछ नहीं करेंगे, बस इंतजार करो। लेकिन उसके खुद के हाथ कांप रहे थे। तभी गाड़ी के अंदर अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गाड़ी के अंदर कदम रखा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी की पिछली सीट पर वही बच्चा बैठा हुआ था। सना के चेहरे पर खौफ छा गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भाई, ये गाड़ी के अंदर कैसे आया? मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इमरान ने तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। लेकिन बाहर जो हुआ वह और भी अजीब था। इमरान जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, औरत ने अपनी जगह से दौड़ना शुरू कर दिया। वह तेजी से इमरान की तरफ बढ़ रही थी। मैं और सना अंदर फंसे हुए थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब रात के करीब 3 बज चुके थे। आसमान में बादल गहरे होते जा रहे थे और चारों तरफ घना कोहरा छा चुका था। गाड़ी की हेडलाइट्स अजीब अजीब सी झपक रही थीं और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इमरान ने पीछे मुड़कर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह औरत अब उसके बहुत करीब थी। उसकी चीखें अब भी गूंज रही थीं। तभी गाड़ी का इंजन अचानक चालू हो गया। मैंने झट से गाड़ी का गियर बदला और तेजी से दौड़ाने लगा। लेकिन जैसे ही हमने कुछ दूरी तय की, एक झटके के साथ गाड़ी फिर रुक गई। इस बार गाड़ी के चारों तरफ धुंध और अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। हम इस भंवर से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं देख पा रहे थे। औरत अब तक कहां गायब हो चुकी थी, यह हमें समझ नहीं आया। लेकिन वह बच्चा, वह अब भी गाड़ी के अंदर था और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। गाड़ी की घड़ी अब रात के 3:15 बजा रही थी। ठंड इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो चुका था और चारों तरफ अंधेरे और कोहरे का साया था। हम अंदर बैठे हुए हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। इमरान अभी बाहर ही था। मैं और सना अंदर फंसे हुए थे और हमारे बीच सिर्फ सन्नाटा और डर का बोझ था। सना की कांपती आवाज फिर उभरी, भाई, वो बच्चा, वो अब भी देख रहा है, उसने धीमे लेकिन डर से भरी आवाज में कहा। मैंने बच्चा की तरफ देखा। वह अब भी पिछली सीट पर बैठा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल थीं और वह अजीब सी मुस्कान लिए मेरी तरफ घूर रहा था। इमरान कहाँ है? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। सना ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कोहरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गाड़ी के ऊपर से हल्की हल्की खटखटाने की आवाज आई। हमारी सांसें थम गईं। क्या ये इमरान है? मैंने खुद से पूछा। लेकिन जब मैंने गाड़ी के शीशे से ऊपर देखा, वहां कुछ नहीं था। इमरान की चीख अचानक जंगल के सन्नाटे को चीर गई। वह आवाज इतनी तेज और दर्दनाक थी कि सना डर के मारे मेरी बांह पकड़कर चीख उठी। भाई, हमें कुछ करना होगा, उसने हकलाते हुए कहा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर की ठंड ने जैसे मेरे शरीर को जमा दिया। मैंने कदम बाहर रखा और चिल्लाया, इमरान, तुम कहां हो? लेकिन चारों तरफ से बस कोहरे की चादर और अजीब सी सरसराहट का जवाब मिला। सना गाड़ी के अंदर कांपते हुए बैठी थी। मैंने उसे कहा, गाड़ी के अंदर ही रहो, मैं इमरान को ढूंढ कर लाता हूं। वह रोते हुए बोली, भाई मत जाओ, हमें साथ रहना चाहिए। जंगल से आती अजीब आवाजें अब और भी करीब लगने लगी थीं, जैसे किसी के पत्तों के बीच से भागने की आहट हो। मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया
और सड़क के किनारे किनारे चलने लगा। कोहरा इतना घना था कि मुझे अपने कदम भी ठीक से नहीं दिख रहे थे। तभी सड़क के बाईं तरफ कुछ हलचल हुई। मैंने टॉर्च उस ओर घुमाई। वहां इमरान घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके कपड़े गीले और मिट्टी में लथपथ थे। मैंने दौड़कर उसे हिलाया, भाई क्या हुआ, उठो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने उसे पलटकर देखा, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसका चेहरा भावहीन था। इमरान, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें चलना होगा, मैंने घबरा कर कहा। तभी सड़क के दूसरी तरफ से वही औरत दिखाई दी। उसके हाथ हवा में ऊपर उठे हुए थे और उसकी चीखें फिर से गूंजने लगीं। इमरान अचानक मेरी तरफ पलटा और भरी हुई आवाज में बोला, तुम यहां क्यों आए? अब तुम नहीं बचोगे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर वहीं जम गए। सना गाड़ी के अंदर से चिल्ला रही थी, भाई जल्दी वापस आओ। जंगल अब पूरी तरह जाग चुका था। पेड़ों के बीच अजीब सी हलचल हो रही थी। पत्तों और टहनियों से जैसे किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी। मैंने इमरान को वहीं छोड़कर गाड़ी की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुंचा, उसकी हेडलाइट्स अपने आप जल उठी। गाड़ी के अंदर सना चिल्ला रही थी, वो बच्चा अब भी यहां है, उसे देखो। मैंने अंदर झांक कर देखा। वह बच्चा अब गाड़ी के बीच वाली सीट पर बैठा था। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। चलो यहां से जल्दी निकलते हैं, मैंने कहा और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। मैंने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अब भी बंद पड़ी थी। तभी गाड़ी के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। यह दस्तक कोई साधारण दस्तक नहीं थी। यह इतनी तेज और अजीब थी कि पूरा शीशा हिलने लगा। मैंने शीशे के बाहर देखा। वह औरत गाड़ी के ठीक पास खड़ी थी। उसके बाल अब पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। अल्लाह बचाए, मैंने बुदबुदाते हुए कहा। सना पूरी तरह घबरा चुकी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर गाड़ी फिर से स्टार्ट की। इस बार इंजन चालू हो गया। गाड़ी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी गाड़ी के पिछले हिस्से से एक भयानक झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने हमें जोर से पीछे खींचा हो। इस भंवर से निकलने का कोई रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहा था। रात अब और स्याह हो चुकी थी। घड़ी में 3:45 हो रहा था। हमारी गाड़ी का पिछला हिस्सा ऐसा झटका खा चुका था जैसे किसी भारी चीज ने उसे जकड़ लिया हो। इंजन की आवाज बढ़ रही थी, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। सना पीछे देखो, क्या हो रहा है? मैंने घबरा कर कहा। सना ने डरते हुए पीछे झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी गाड़ी के शीशे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। वह चीखते हुए पीछे हट गई। भाई, वो औरत, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर देखा। औरत गाड़ी के ऊपर चढ़ने लगी थी। उसके नाखून गाड़ी की छत को खरोंच रहे थे और वह भयानक आवाज निकाल रही थी। अल्लाह की कसम, हमें इस जगह से भागना होगा। मैंने इंजन को और जोर से घुमाया। इस बार गाड़ी ने हल्की हरकत की। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी अचानक जोर से आगे बढ़ गई। गाड़ी दौड़ने लगी, लेकिन माहौल और अजीब होता जा रहा था। सामने का रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और उनमें छुपी अजीब सी परछाइयां दिख रही थीं। कोहरा इतना गाढ़ा था कि हेडलाइट्स भी बेकार लग रही थी। भाई, वो फिर आ रही है, सना ने कांपते हुए कहा। मैंने शीशे में देखा। वह औरत गाड़ी के पीछे भाग रही थी, लेकिन अब उसकी चाल सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रही हो। सना, चुप रहो और धुआं पड़ो, मैंने झल्लाकर कहा, लेकिन मेरे खुद के होंठ भी कांप रहे थे। हम अब एक पतले पुल पर पहुंच चुके थे। यह पुल इतना संकरा था कि गाड़ी को सीधे रखना मुश्किल हो रहा था। पुल के नीचे पानी की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी गाड़ी के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया। वह कुत्ता हमें घूर रहा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। इमरान, जो अब भी गाड़ी के बाहर कहीं था, की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, यहां रुकना मत। मैंने डरते हुए गाड़ी तेज कर दी और कुत्ते को वहीं छोड़ दिया, लेकिन वह कुत्ता पीछे दौड़ने लगा। उसकी चाल इतनी तेज थी जैसे वह गाड़ी से भी आगे निकल जाएगा। सना अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, भाई, मैं और नहीं सह सकती, हमें किसी से मदद लेनी होगी। मदद कौन करेगा? मैंने गुस्से और बेबसी में जवाब दिया, यहां कोई इंसान है ही नहीं। तभी सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा दिखा। उसके चारों ओर कोहरा घना था, लेकिन उसकी हेडलाइट्स जल रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकलने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, अंदर का दृश्य मेरे रोंगटे खड़े कर गया। ट्रक का ड्राइवर सीट खाली था, लेकिन स्टीयरिंग पर खून के धब्बे थे। ट्रक के अंदर से कोई हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी के सिसकने की। भाई,
जल्दी आओ, सना गाड़ी के अंदर से चिल्लाई। मैंने ट्रक से हटने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप तेज हो गईं। रोशनी इतनी तेज थी कि मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। तभी मुझे अपनी पीठ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा। वह बच्चा जो पहले गाड़ी में था अब मेरे पीछे खड़ा था। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप यहां क्यों आए? उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरी रूह को कंपा रहा था। गाड़ी की तरफ भागते हुए मैंने महसूस किया कि अब यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह एक ऐसे चक्रव्यूह में बदल चुका था जिसका अंत समझ पाना नामुमकिन था। मैंने सना को देखा जो अब भी रो रही थी। हम इमरान को कैसे ढूंढेंगे? उसने रोते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मैंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, लेकिन हमें चलना होगा। अगर हम रुके तो हम भी खत्म हो जाएंगे। सड़क अब और भी डरावनी हो चुकी थी। हमारे चारों तरफ अंधेरा, कोहरा और अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि वह बच्चा अब भी हमारे साथ था।